एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये रिपोर्ट भारत में अपराध की स्थिति और अपराध का क्या पूरा एक माहौल है, उस माहौल पर प्रकाश डालने की कोशिश करती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, और साथ ही एनसीआरबी के बारे में भी कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करेंगे। ब्यूरो के बारे में जानने के बाद इस ब्यूरो की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। जो तमाम निष्कर्ष निकल के आए हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है और आप इसे भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी और महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे इन खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एनसीआरबी के बारे में कुछ बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। तो हमने इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली है। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये गृह मंत्रालय के तहत आने वाला एक निकाय है, एक बॉडी है जिस बॉडी को मुख्य तौर पर अपराध और अपराध से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं उनको एकत्र करने और उनके भंडारण के तौर पर काम करने के लिए गठित किया गया था। इसको 1986 में बनाया गया था और इसका प्राथमिक लक्ष्य था कि हमारी जो पुलिस प्रणाली है उसको आधुनिक सूचना प्रणाली से जोड़ा जाए, आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जोड़ा जाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से 1986 में इस पूरे निकाय का गठन किया गया था और वर्तमान समय में ये निकाय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके अलावा इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 2 समितियों की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। इसमें पहली समिति थी राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो कि 1977 से 1981 के बीच में काम करती है और दूसरी समिति थी गृह मंत्रालय का एक कार्यबल था, एक टास्क फोर्स थी जिसका जो कार्यकाल था वो 1985 था। तो इन दोनों की कलेक्टिव सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 1986 में एनसीआरबी का गठन किया था। इसके अलावा एनसीआरबी भारत में जो अपराध होते हैं उनको लेकर हर साल रिपोर्ट जारी करती है। बहुत सारी रिपोर्ट जारी की जाती हैं जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भारत में अपराध की क्या स्थिति है उसके बारे में बताता है, उससे जुड़े जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा दूसरी रिकॉर्ड आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से जुड़ी हुई है। तो आत्महत्या को लेकर, सुसाइड को लेकर एनसीआरबी अलग से डेटा एकत्र करता है। इसके अलावा जेल को लेकर भी डेटा जारी किया जाता है, भारत की जेलों में क्या स्थिति है, जो जेल स्टैटिस्टिक्स है उसमें आपको क्या क्या सामने निकल के आता है वो अगर आपको जानना है तो आप जेल स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं एनसीआरबी का। इसके अलावा भारत में जो गुमशुदा महिलाएं और बच्चे हैं उनको लेकर भी अलग से एनसीआरबी की ओर से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये 4 रिपोर्ट हैं जो कि एनसीआरबी जारी करता है। तो इसको लेकर आपके प्रश्न पत्र में सवाल आ सकता है, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि एनसीआरबी इनमें से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं करती है। तो यहां पर आपके सामने 4 विकल्प होंगे, तो इनमें से 3 जो ये 4 विकल्प हैं, ये 4 विकल्प सही है। हो सकता है एक विकल्प अलग से दिया जाए और जो विकल्प अलग से दिया जाएगा वो गलत होगा। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट क्या बताती है, यानी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 क्या बताती है, एक बार उस पर बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में भारत में जो कुल अपराध के मामले रिकॉर्ड हुए उनकी जो संख्या थी वो तकरीबन 58,24,946 के आसपास थी। इतने कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए। इसमें से 35 लाख जो मामले थे वो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के तहत दर्ज किए गए, जबकि तकरीबन 22 लाख जो मामले थे वो स्थानीय कानून यानी कि लोकल लॉज और स्पेशल लॉज के तहत दर्ज किए गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये डेटा है 58 लाख जो है मामले दर्ज किए गए थे। और अगर आप इसकी तुलना पिछले साल से करेंगे
यानी कि 2021 से करेंगे तो 2021 की तुलना में 2022 की तुलना में 2021 में आपको 4.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो 2022 में आपकी गिरावट दर्ज की गई है अपराध के मामलों में। इसके अलावा अगर अपराध दर की बात करें, क्राइम रेट की बात करें, यानी कि प्रत्येक 1 लाख पॉपुलेशन पर आप कितना क्राइम रिकॉर्ड करते हैं, उसके मामले में भी आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हुई है। जैसे 2022 में अगर आप बात करते हैं तो 2022 में हमारा जो क्राइम रेट था वो 422.22 के आसपास था। यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन पर 422 अपराध की संख्याएं, अपराध के जो मामले थे वो दर्ज किए जाते थे। वहीं अगर आप इसकी तुलना 2021 से करेंगे तो 2021 में ये 445.9 के आसपास था। यानी कि पिछले साल की तुलना में हमारा जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हुई है। इसके अलावा अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की संख्या है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिली है। जो टोटल मामले हैं वो है इस साल 2022 में 4,45,256 और 2021 से इसकी तुलना करने पर आप पाएंगे कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में आपको 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहां पर हमने पहले भी बात की थी, हमने द हिंदू वाले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खराब स्थल के तौर पर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के को लेकर जो घटनाएं दर्ज हुई उनकी संख्या तकरीबन 14,158 थी और ये लगातार पिछली 3 बार से चला रहा है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खराब जगह के तौर पर देखी जा रही है। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 3 यौन उत्पीड़न के मामले आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 महिलाओं को रेप जैसी घिनौनी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये महिलाओं के खिलाफ डेटा की बात हुई। अगर SC ST कम्युनिटी की बात करें, उनके खिलाफ जो अपराध होता है तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है साल 2021 की तुलना में। और जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है वो है राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा SC ST कम्युनिटी के खिलाफ मामले देखने को मिले हैं। तो ये हमने SC ST कम्युनिटी की बात की। इसके अलावा अब हम आगे बात करें यूपा के बारे में, तो यूपा को लेकर भी रिपोर्ट बताती है। यूपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ऐसे काम करना जो कि सरकार आप गैर कानूनी मानती है, जो कि सरकार मानती है कि इसकी वजह से देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो सकता है, वो जो काम है वो आपके यूपा के तहत बैन किए गए हैं। तो यूपा के मामले अगर आप देखेंगे तो 24% तक की यूपा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके तहत जो रजिस्टर्ड मामले थे उनमें 24% की बढ़ोतरी आई है। वहीं दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना ये सामने आया है कि इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC के देशद्रोह का जो कानून है, देशद्रोह का जो धारा है, यानी कि सेक्शन 124A के उपयोग को अगर आप देखेंगे तो उसमें कमी देखने को मिली है। और ये कमी इस वजह से भी हो सकती है कि साल 2022 के मई महीने में अगर आपको याद हो तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अब सेक्शन 124A का बहुत व्यापक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको लिमिटेड तरीके से, उसको जुडिशियल तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और इसी वजह से रिपोर्ट ये बताती है कि अब 124A का जो उपयोग है वो कम हो गया है। इसके अलावा अगर आत्महत्या की बात करें, सुसाइड की बात करें, तो अगर आप 2022 के आंकड़े को देखेंगे तो 2022 में सुसाइड के भारत में तकरीबन 1.7 लाख मामले दर्ज किए गए और इसमें से जो 1/3 मामले थे, यानी कि 1/3 जो मामले थे वो केवल उन लोगों से जुड़े हुए थे वो जो या तो दैनिक वेतन मजदूर थे, या तो खेतीहर मजदूर थे, या फिर किसान थे। तो ये जो 3 लोग हैं, 3 कम्युनिटी हैं, ये सुसाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसके बाद अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के बीच सुसाइड की जो संख्या थी वो 48,000 के आसपास है। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के बीच जो रेट था वो तकरीबन 12,000 के आसपास है। तो 12,000 स्टूडेंट ने 2022 में आत्महत्या की थी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर हमारे सामने तो केवल एक डेटा के तौर पर मौजूद है। 12,000 जो संख्या है वो हमारे लिए बहुत कम हो सकती है, हमारे लिए केवल ये आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में किसी को खोया है उसके लिए ये केवल आंकड़ा नहीं है, उसके लिए ये जीवन था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, कोई डिप्रेशन या फिर मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तो उसको एक कलंक के तौर पर ना देखें, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसकी सहायता करने की कोशिश करें, उससे बात करें। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं,
सरकार की ओर से हेल्पलाइन शुरू की गई है, आप उस हेल्पलाइन की भी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में सुसाइड के रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, अगर उनकी बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की संख्या ज़्यादा है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले स्थान पर है जहां पर तकरीबन 22,746 मामले देखने को मिले हैं। इसके बाद तमिलनाडु की बारी आती है जहां पर आपको 19,000 के आसपास मामले देखने को मिले हैं। इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश जहां पर 15,000 के आसपास, कर्नाटक के तकरीबन 13,000, केरल में तकरीबन 10,000 और फिर अंत में तेलंगाना में तकरीबन 9,980 मामले सामने आए हैं। तो ये हमने मामलों की बात की, ये हमने पूरे डेटा की बात की, आंकड़ों की बात की कि किस तरह के आंकड़े भारत में सामने आए हैं। तो आंकड़ों को भी हमने समझ लिया, यहाँ पर विषय समाप्त होता है। अब हम अंत में इसी विषय से जुड़ा एक सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल प्रीलिम्स का है और आप बहुत आसानी से सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी सरकार के किस मंत्रालय के तहत काम करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी आपका विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पर आपके सामने सवाल है, सवाल के जवाब को जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।